और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो विशेष चर्चा का विशेष विषय है वो यही है कि भारत बन रहा है मोबिलिटी का ग्लोबल हब। जी हां, भारत लगातार मोबिलिटी का ग्लोबल हब के तौर पर खुद को स्थापित कर रहा है। ये आज का हमारा विशेष है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं वेंकेश गुलाटी जी, जो कि चेयरमैन हैं रिसर्च एंड एकेडमी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलरशिप एसोसिएशन यानी कि FADA के। साथ ही साथ हमारे साथ हरदीप सिंह बरार जी हैं, जो कि नेशनल हेड हैं सेल्स एंड मार्केटिंग किया। कि आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत वेंकेश जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि ग्लोबल हब के तौर पर भारत खुद को स्थापित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है, और आज का ये कार्यक्रम इस दिशा में जो भारत बढ़ रहा है उसको और भी कितनी मजबूती प्रदान करता आपको दिखाई दे रहा है? सर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री अपने इस समय बेस्ट टाइम में बीत रही है। जो लास्ट ईयर की ग्रोथ देखी है हम लोग ने इस समय बहुत अच्छी है। भारत मोबिलिटी शो 2 दिन से हो रहा है, जिसमें पूरी ऑटो इंडस्ट्री की जो क्षमता है निखर के सामने आ रही है। ठीक। और हम ऐसे पड़ाव पे बैठे हैं जहाँ की फ्यूचर सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रोथ है इस समय एक पैसेंजर व्हीकल में एक डबल डिजिट की ग्रोथ इस समय करंट मंथ में भी हमें उम्मीद है, जो जनवरी अभी बीता है। और इस साल में सयाम ने एक 5 to 7% की एक्सपेक्टेशन की है, जो कि बड़ा एक कंजर्वेटिव फिगर है। बट हमें लग रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री इंडिया की अब इस समय सीधा ऊपर ही जाने वाली है। एक फ्लाई मोड जिसको कहते हैं हम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, और फ्यूचर हमारे लिए बहुत सिक्योर है। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में भी कहा था कि जैसे जैसे लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो पहली कुछ चीजें वो लेना चाहते हैं वो ऑटो होती है, चाहे साइकिल हो, चाहे स्कूटी हो या कार हो। और हम लोग सब खुशनसीब हैं कि हम ऑटो इंडस्ट्री के पार्ट हैं, और जो ग्रोथ अभी चल रही है हम उसमें भागीदार बन पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हरदीप जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा और आंकड़े भी गवाह हैं कि जो डिमांड है वो काफ़ी लगातार बढ़ता जा रहा है बीते वर्षों में। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गरीबी रेखा से लोग जो बाहर निकले हैं, चाहे वो साइकिल की बात हो या फिर दोपहिया वाहन की बात हो, तिपहिया वाहनों की बात हो, मार्केट में एक डिमांड बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री पूरी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तैयार है? और आने वाले वर्षों में जब और डिमांड बढ़ेंगे, हम उसके लिए कितने तैयार हैं? देखिए, जब कोविड के बाद जब सडनली डिमांड बहुत बढ़ा और हमारा आई थिंक भारत ने सबसे ज्यादा टर्न अराउंड करा डिमांड को लेकर, तो कैपेसिटीज में इशू था। लेकिन जो काम सारे मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले 2 से 3 साल में करा है, उसके कारण अब कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। अगर आप पिछला साल देखोगे तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा जो भी मंथली प्रोडक्शन या मंथली सेल्स परफॉर्मेंस रहा है, वो बेस्ट एवर रहा है। सो इंडस्ट्री ने बेस्ट एवर जनवरी, बेस्ट एवर फरवरी से लेके बेस्ट एवर दिसंबर के वॉल्यूम्स करे हैं। और ये जो जनवरी 24 गया है, इसमें भी तकरीबन 3,93,000 गाड़ियां की बिक्री हुई है, जो कि हाईएस्ट एवर है। जी। तो सारी कंपनियों ने अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस दौरान बढ़ाया है। आप ये मान लीजिए कि कोविड वाले साल में 2020 में 24 लाख गाड़ी बिकी थी, और जो अभी साल खत्म हुआ है 2023, उसमें 41 लाख गाड़ियां बिकी हैं। तो 17 लाख गाड़ियां पिछले 3 साल में ऐड हुई हैं। आंकड़े तो सर ये हालांकि भी आए हैं कि Tier 2 और Tier 3 तो छोड़िए, गांव में भी, दूर दराज के गांव में भी दोपहिया और तिपहिया वाहनों की जो बिक्री है वो काफी बढ़ी है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जैसे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है। आज हमारी पर कैपिटा इनकम, जो कि तकरीबन $2,000 थी, आज बढ़ के $2,600 के आसपास पहुंच गई है। और भारत में अगर ग्रोथ हो रही है तो रूरल में डेफिनेटली ग्रोथ होगी। और जिसके कारण हमारा रूरल और जो सड़कें बन रही हैं हमारी, खास करके जो अब कंट्री में सड़कें बनी हैं, हाईवेज बने हैं। देखिए, शहरों में तो क्या थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा हो गया है, तो हमारी जो मेजर ग्रोथ आ रही है वो Tier 3, Tier 4 या बिल्कुल। हम रूरल एरिया से ही आजकल ग्रोथ देख रहे हैं। तो आगे जाके रूरल एरिया में और ग्रोथ का लग रहा है कि और ज्यादा बिल्कुल ग्रोथ बिल्कुल। होगी, क्योंकि वहां पे अगर हम देखते हैं कि भारत में 1,000 लोगों के पीछे तकरीबन 32 गाड़ियां हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में 600 650 होती हैं। तो अभी हमारे बहुत ज्यादा स्कोप है, और इसमें जो रूरल और Tier 4 टाउन्स होंगे वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन चूंकि देंगे। इसमें वेंकेश जी जो इन्वेस्टमेंट है, हम जानते हैं कि
फुल्ली ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है, 100% एफडीआई की अनुमति है। ऐसे में क्या लगता है कि निवेश को लेकर आप लोगों के मन में कुछ शंका है कि और भी होने चाहिए? अभी की क्या स्थिति है? देखिए, हमारे हिंदुस्तानी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो हमारे जो बाहर से ऑलरेडी इंडिया में जो स्टैब्लिश्ड हैं, हुंडई, किया और टोयोटा जैसी कंपनीज, उन सब एक तरीके से पूर्ण रूप तरीके से अपने आप को यहाँ विकसित कर रहे हैं। और जैसा कि अदीप जी ने कहा है, पिछले 3 साल में प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 40% इंक्रीज हुई है। और जो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से इस साल भी 10-15% की इंक्रीज सब ओईएम्स मिलके करेंगे। तो एफडीआई रूट से और मैन्युफैक्चरर आए, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है, कस्टमर्स को एक ऑप्शन मिलता है। जितना कंपटीशन बढ़ता है उतना सेगमेंट बड़ा होता है, मार्केट बड़ी होती है और सेल बढ़ती है। जैसे हम अभी भी सुन रहे हैं, 2-3 कुछ वियतनामीज कंपनीज है, कुछ और भी हैं जो अपना सेटअप यहाँ लगाना चाहती है। बीच में अटकलें भी उठी थी कि फोर्ड भी वापस आना चाहती है। इंडिया ग्रोइंग कंट्री है और सबको पता है कि बहुत जल्दी ही ये जो थर्ड है वो फर्स्ट या सेकंड पहुंचने का बूता रखती है, अगर सही तरीके से ये गवर्नमेंट काम करती रहे, जो बिल्कुल सही कर रही है। तो उनका जो पॉलिसी पीएलआई के है, लेवल पे एफडीआई विंकेश है। जी, पॉलिसी के जी। लेवल पे हम जानते हैं कि सरकार लगातार इसको सपोर्ट कर रही है। जो भी इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से जो भी बातें कही जाती हैं, बजट में उनका ध्यान रखा जाता है। ऐसे में पॉलिसी सपोर्ट भी आपको लगता है कि जो मिला है वो भी एक बूस्ट और उसको ग्रोथ करने का काम करेगा पूरे इंडस्ट्री को? सर, सामने दिख रहा है जो पॉलिसी लेवल सपोर्ट मिला है। और बल्कि जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में फेम सब्सिडी की बात करें या पीएलआई की बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग में जनरल मिल रही है, ये दोनों ही चीजें हमारी पूरी इंडस्ट्री को एक सही दिशा में ले जा रही हैं। और इस सपोर्ट से एक ग्रोथ भी अच्छी मिल रही है। जितना इन्वेस्टमेंट पिछले 1-2 साल में बढ़ा है, आप देखेंगे जितना भी एक फैक्ट्री लगने में कुछ, मतलब छोटी मोटी ये फैक्ट्री नहीं लगती, एक हमारी जब ऑटो इंडस्ट्री लगती है, इतना इन्वेस्टमेंट आया है जिसकी वजह से अपना अपनी लोगों की नौकरियां भी बढ़ी है। तो ओवरऑल ये बहुत एक पॉजिटिव सिचुएशन में चल रहा है। और पीएलआई, फेम सब्सिडी और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के सपोर्ट है इनडायरेक्ट, जैसे अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो हम ऑटो लोगों को सपोर्ट मिलता है। जैसे अभी अदीप जी ने कहा, गांव में रोड बढ़ रही है, आप हर दिन सुनते हैं कि रोड की स्पीड बढ़ रही है, गांव की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रूरल से लोग सेमी अर्बन आ रहे हैं, सेमी अर्बन से अर्बन आ रहे हैं। ये सब चीजों में हमें ऑटो में सपोर्ट मिलती है। और लेटली टू व्हीलर्स की फिगर अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा, जो हमारा भारत है या जो रूरल इंडिया है, वो धीरे धीरे कोविड की चपेट से बाहर आ रहा है और वो भी अब गाड़ियां और खरीदने में इंटरेस्टेड है। टू व्हीलर ऑलरेडी 15-20% ग्रोथ में है पिछले कुछ महीनों में। अगर आप देखेंगे, हमें आगे भी लग रहा है कि ग्रोथ बेटर होगी। और इन सबसे ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ का परसेंटेज बहुत हाई होगा। देखना ये कि कितना एज अ शेयर वो आ पाता है, एज अ रेशियो। लेकिन ईवी के तौर पर हरदीप जी, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की जो स्थिति है, लगातार सरकार उसको सपोर्ट भी कर रही है। हम जानते हैं कि 2070 का हमारा जो विजन है कार्बन न्यूट्रल होने का, उसमें ईवी जो सेक्टर है वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकता है। ऐसे में आपके जैसे जो और भी जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? अभी भी कुछ जो कस्टमर्स हैं इंडियन मार्केट में, उनको एक ये भय है कि जो सपोर्टिंग सिस्टम डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए है हमारे चारों तरफ, वो सपोर्टिंग सिस्टम ईवी गाड़ियों के लिए नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, अगर हम आज से 3-4 साल पहले देखते हैं कोविड के बाद, तो हमारी जो सेल थी वो तकरीबन 15,000 के आसपास थी। पिछले साल 2022 में वो बढ़ के 48,000 हुई। और 2023 में ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, मैं इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहा हूँ, ये 90,000 गाड़ियां बिकी हैं। तो अभी भी इसका जो शेयर है 2% है। और आपका पॉइंट सही है असीम जी। जो थोड़ा सा कंज्यूमर के माइंड में 2-3 चीजें हैं कि अभी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल। इतना नहीं बढ़ा है। और अभी जो गाड़ियों की रेंज है जो आ रही है वो भी अभी कम है। हालांकि 200, बजट में 250। वित्त मंत्री ने कहा है कि चार्जिंग स्टेशन और बढ़ाए जाएंगे आने वाले वर्षों में। बिल्कुल। तो वो बड़े हैं। और आई थिंक एक पॉइंट आता है जब सब जगह, क्योंकि अगर किसी को हाईवे पे जाना होता है, सिटी ए टू सिटी बी जाना होता है, तो उसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको रास्ते में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, क्योंकि बिल्कुल। अदरवाइज इलेक्ट्रिक गाड़ी रुक जाएगी। तो ये एक जो डर है उनके माइंड में, तो विद इन सिटी जो लोग चला रहे हैं वो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, जो बाहर चलाना चाहते हैं वो अभी नहीं खरीद रहे हैं। तो जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, अभी जो रेंज है 200-250 के आसपास है, और जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है,
तो उससे जो रेंज अगर बढ़ जाती है तो जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एंजाइटी है वो कम हो जाएगी। और तीसरी चीज जो है, आज के दिन में इलेक्ट्रिक कार्स और पेट्रोल और डीजल कार के बीच में 60 से 70% का प्राइस डिफरेंस है। और जैसे हमने देखा कि अभी ग्लोबली जो प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं, वो कम हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि अगले 2 साल के अंदर ये जो प्राइस पैरिटी है पेट्रोल डीजल इंजन और ईवीज के बीच में, मेरा ख्याल है अगर वो 35-40% तक आ जाएगी तो इसमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जिससे ईवीज की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये अभी 2-3 मुद्दे हैं। और ठीक। चौथी और फाइनल चीज क्या, अभी सिर्फ गाड़ियां इसमें इलेक्ट्रिक में अगर आप मास मार्केट में देखते हैं तकरीबन 3-4 गाड़ियां ही हैं। और अगले 2 साल के अंदर उम्मीद है कि तकरीबन 30 से 35 मास मैन्युफैक्चरर की गाड़ियां हैं। अगर हम लग्जरी को ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन 45 से 50 गाड़ियां हो जाएंगी। तो आज के दिन में कस्टमर के पास चॉइस भी नहीं है। तो चॉइस बढ़ेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रेंज बढ़ेगी और प्राइस गैप जब कम हो जाएगा बिल्कुल। तो एक सडनली मेरे ख्याल से इसमें ग्रोथ स्पर्ट आएगा। फिलहाल लग रहा है कि 2025 में जो टारगेट था 5% का वो अचीव हो जाएगा। बिल्कुल। 2030 में जो 30% का लिया था वो अभी टफ लग रहा है, वो लग रहा है कि 15 से 20% तक रहेगा। बट अगर ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं तो मुझे उम्मीद है कि और बेहतर हो सकता है। लेकिन वेंकटेश जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा भी कि ये जो सेक्टर है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक ऑटोमोबाइल बनाने में, चाहे वो कार हो या बाइक हो या तिपहिया वाहन हो या कमर्शियल व्हीकल्स हो, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ही जगह नहीं बनते हैं। कंपोनेंट्स अलग अलग जगह बनते हैं, उनको एक जगह असेंबल किया जाता है, तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में जो एमएसएमई सेक्टर्स जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उसमें उसका भविष्य आप कैसे देखते हैं और रोजगार की बात आपको कैसे देखते हैं, वेंकटेश जी? या जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑटो ओईएम्स बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि ये एक फैक्ट्री की बात नहीं है, एक गाड़ी में कुछ 10,000 उपकरण लगते हैं। और अगर उसकी बात करें तो कम से कम 25 से 30 टीयर 1 जो मतलब फर्स्ट ओईएम से जिनका टाइप होता है वो सप्लायर्स होते हैं। और उन 25-30 में लगभग 300 और सप्लायर्स होते हैं जो छोटे छोटे आइटम्स उनको सप्लाई करते हैं। तो एक गाड़ी है जो अभी अपनी फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ी है, जो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं और एक पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो आज की डेट में जैसे हम लोग बात करते हैं कि कुछ लगभग अगर हम ऑटो रिटेल की बात करें तो 4 से 5 मिलियन मैन पावर वहां पे लगी है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां से 1 से 1.5 मिलियन की लगी हुई है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती है, इस तरीके के एंसिलरी यूनिट्स बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाती है। और ये जितने छोटे जो टियर 3 वाले मतलब जो मेन सप्लायर्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट देते हैं, वो सारे ही एमएसएमईज होते हैं। और कई हम लोग डीलर भाई भी एमएसएमई होते हैं। तो ये जो एमएसएमई का जो हमारे प्रदेश में जो गवर्नमेंट का पुश है डिफरेंट तरीके जी। से लोन में और सपोर्ट में, वो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाता है बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। एक मिडिल कह लीजिए मैन्युफैक्चरर या मिडिल बिजनेसमैन को भी ग्रोथ देता है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब पॉलिसी सपोर्ट के लाभार्थी हर कोई है, एमएसएमई सेक्टर भी है, बड़े उद्योग भी हैं और इससे रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि ग्लोबल हब के तौर पर भारत खुद को स्थापित करने की दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें कामयाब भी होता जा रहा है। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वेंकटेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक